जय हिंद बच्चों। आइए आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं आपके डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इस सीरीज को। पहला सवाल जो मेरे पास प्राप्त हुआ है उस सवाल को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। देखो सवाल क्या है, हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए स्फीयर। एक गोला है, उस गोले पर कितना चार्ज दिया जा सकता है। इस गोले का रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर और साथ में ब्रैकेट में सूचना प्राप्त है कि मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इन एयर सिग्मा इज 2.65 क्रॉस 10 टू द पावर -5। आपको इसके वजह से परेशानी हुई होगी, यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम बेजान है। इसमें प्रश्न है कि एक गोला है, उस पर आपको चार्ज डालना है। तो कंडीशन है कि आप गोला पर चार्ज डालोगे तो क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप चार्ज डाले जाते हो रहोगे और गोला चार्ज एक्सेप्ट करते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसकी क्षमता से बाहर चार्ज जब आएगी तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अधिकतम वो कितना चार्ज वहन कर सकता है, 1 सेंटीमीटर का गोला है। अब 1 सेंटीमीटर के गोले पर अधिक से अधिक कितना चार्ज आप दे सकते हो, इस बात को वो जानना चाहता है। बात समझ में आई? इसके लिए सूचना प्राप्त है कि मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा दिया हुआ है इतना। ये मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो दिया हुआ है ना, सिग्मा जो दिया है वो दिया है 2.65 अक्रॉस 10 टू द पावर -5 कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इतना मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी। अब देखो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी इतना है, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल रहा प्रति, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहा तो अधिक से अधिक इतना ही चार्ज आप डाल सकते हो, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं डाल सकते। यानी ये जो लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को पकड़िए। लैंग्वेज कह रहा है कि मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा का वैल्यू ये है। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में मैक्सिमम आप इतना चार्ज डाल सकते हैं, इससे जरा सा भी ज्यादा आप चार्ज गोले पर नहीं दे सकते। तो यहां से हमें एक सूचना मिला। अब इस सूचना का प्रयोग करते हुए हम काम कर सकते हैं। काम करने का 2 तरीका होगा, एक बाय कॉन्सेप्ट, एक बाय फार्मूला। हम चाहें तो बाय कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। हम बाय कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, एरिया कितना हो रहा है, एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर का है तो इस पर मैक्सिमम चार्ज जो होगा, मैक्सिमम ऐसे लिख देते क्यू मैक्स, क्यू मैक्स जो होगा वह क्यू मैक्स कितना हो सकता है। तो अगर एरिया है 1 मीटर स्क्वायर तो मैक्सिमम चार्ज इसमें इतना रख सकता है, यानी क्यू मैक्स इतना आप दे सकते हैं 2.65 अगुने 10 के पावर -5। आप यहीं से आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। केवल ये सूचना अगर आपने क्लियर कर लिया तो किसी फार्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर यह सिग्मा मैक्सिमम है तब आप क्यू मैक्स कह सकते हो, ठीक है ना। यानी क्यू मैक्स आपके पास इतना ही चार्ज दिया जा सकता है, इससे ज्यादा चार्ज आप गोले पर नहीं डाल सकते। कब, जब गोले के सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो इतना चार्ज लेगा। अच्छा, गोले का एरिया आपको पता नहीं है, गोले का रेडियस पता है 1 सेंटीमीटर। तो गोले का आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा 4 आप रख लो, पाई का मान 3.14 रख लो, r का मान देखो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलो तो 1 में 100 से भाग दे दो। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, और रेडियस का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 4 गुने 3.14 अगुने 1/10 के पावर 4 हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 के पावर 2 और फिर स्क्वायर है तो 10 के पावर 4।
यानी हमारे पास हो जाएगा 4 गुने 3.14 अगुने 10 के पावर -4, नीचे वाला ऊपर चला गया। इसको जब आप गुना करोगे तो जवाब में मिलेगा 4 चौके 16 की 6, 4 एकम 4, अब 1 5, 4 तिये 12, यानी 12.56 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब देखो लॉजिक दो, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो इतना चार्ज दिया जा सकता है, अगर एरिया इतना होगा तो इसमें कितना चार्ज दिया जा सकता है। तो एक एक नियम से आप इसको सॉल्व कर दो। लिख सकते हो कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए या 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज डाल सकते हो, 2.65 गुने 10 के पावर -5। अच्छा एरिया आपके पास कितना है, इतना आया है, तो इतना पर कितना होगा 12.56 गुने 10 के पावर -4 पर कितना चार्ज होगा, तो इसमें केवल इससे गुना कर देना होगा। तो 2.65 गुने 10 के पावर -5 में ये जो एरिया है इससे केवल गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12.56 गुने 10 के पावर -4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नंबर को नंबर से गुना करो, पावर को पावर वाले से, तो इसको आप गुना करोगे 2.65 गुने 12.56 गुने 10 के पावर -9। इसको गुना करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा हम कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। कैलकुलेटर के नहीं पे, हाँ 2.56 अगुने 2.65 है, 2.65 गुने 12.56 यानी 33 पॉइंट। ये गुना करने के बाद कितना आ रहा है, देखो इतना लिख देता हूं यहां पर 33.284 अगुने 10 के पावर -9। इसको वैज्ञानिक विधि में बदलोगे तो दशमलव इधर शिफ्ट करोगे तो 3.328 अगुने 10 के पावर -9 इधर जाता है तो पावर 1 बढ़ता है, एक अंक जंप किया तो 1 पावर बढ़ा दो, 10 के पावर -8, यानी इसका आंसर यही होगा, इतना कूलम्ब चार्ज ही दिया जा सकता है। एक तरीका ये हो गया बाय कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूला से बना लो, आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं ना तो फार्मूला से बना लो। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, उस फार्मूले से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कितना चार्ज दिया जा सकता है इस बात को कहा है, तो आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। सिग्मा बराबर हमने आपको पढ़ाया है Q/A, सिग्मा कितना दिया है तो ये डायरेक्ट यहां पर रख दो 2.65 और गुने 10 के पावर -5 सिग्मा रख दिया। क्यू हमको निकालना है, छोड़ दिया। एरिया गोला का रखना होगा, तो गोला का रेडियस गोला का जो एरिया होता है 4πr²। तो 2.65 अक्रॉस 10⁻⁻5 बराबर Q/में 4 पाई का मान 3.14 और रेडियस आप रखोगे 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करोगे 0.01 यानी 0.01 का होल स्क्वायर। अब इसको आप इससे सॉल्व करोगे, क्यू का मान यहां से निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो दो तरीके से इसको बना सकते हो, बिल्कुल बेजान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़िए।
अगला क्वेश्चन है, इतना हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में देखो क्या है, द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर, लिख देता हूं क्वेश्चन। द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ generator is 50 centimeter wide, is 50 centimeter wide, is 50 centimeter wide. The belt is moving, the belt is moving, belt is moving with a speed, with a speed 30 meter per second, 30 meter per second. If this belt is depositing, if this belt is depositing if this belt is depositing charge on a sphere, charge on a sphere, charge on a sphere at a rate of 10 to the power minus 5 ampere, then calculate the surface charge density, the surface charge डेंसिटी। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल कैसा भी क्यों ना हो, कम से कम न्यूमेरिकल में आपको क्या करना चाहिए, क्या दिया है उसको छांट लो, क्या लाना है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दो, क्या दिया है क्या लाना है, इसके बीच का जो प्रोसेस आप अपनाते हो उसी प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल बनाना कहते हैं। गिवन और आस्किंग के बीच में रिलेशन को फाइंड कर लेना ही न्यूमेरिकल की प्रथम शर्त है, ठीक है ना। तो हम प्रश्न को देखकर भयभीत नहीं होंगे, इसमें दिए हुए तमाम सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे। कह रहा है कि द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर, एक वान डी ग्राफ नामक कोई जनरेटर है, हमको पता नहीं है क्या है, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। उस पर एक बेल्ट लगा हुआ है। अच्छा, बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है। तो मैं एक बेल्ट की कल्पना किया कि मान लो मेरा बेल्ट ऐसा होगा, ये बेल्ट है। अब बेल्ट की जो चौड़ाई दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो वाइड है चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है। तो बेल्ट की चौड़ाई ये वाला पार्ट, तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 मीटर है। चलो 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर बेल्ट की चौड़ाई, बेल्ट की चौड़ाई 0.5 मीटर है। द बेल्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट का जो स्पीड है, बेल्ट चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड से।
यानी 1 सेकेंड में 30 मीटर बेल्ट आगे आ जाएगा, यानी 30 मीटर बेल्ट चल जाएगा। देखो बेल्ट का चलना, ये मेरा बेल्ट है और मान लो ये चल रहा है, अगर मान लो 1 सेकेंड में 5 मीटर आगे आया, हमको ये फिक्स पॉइंट मान ले, मान लो कि ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम पार करना चाहते हैं। अब बेल्ट, ये मेरा जो मार्कर है वो बेल्ट है, तो मान लो इसको हम पार कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, तो देखो चला चला चलते 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 पार हो गया। अगर हम बोले कि कितना दूरी तय किया, तो आप कह सकते हैं कि इसकी लंबाई के बराबर। अगर ई छोर से ई छोर तक पहुंच गया तो कितना दूरी तय किया, ऐसे चलते हुए पार हो गया। यहाँ पर कितना दूरी तय किया, तो जितना इसकी लंबाई है। यानी बेल्ट जब चल रहा है तो बेल्ट में जो तय की गई दूरी होगी वो बेल्ट की लंबाई ही होगा। तो यहां पर बेल्ट की लंबाई हमको पता नहीं है, तो बेल्ट की लंबाई को हम मान लेते हैं कितना है, L है। और ये मान लो कि यह कितना टाइम पर पार करेगा। अगर L लंबाई का बेल्ट है तो T टाइम में यह किसी सर्टेन पॉइंट को पार करता होगा। ये हमारा बेल्ट है, ये बेल्ट है। बेल्ट थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, ये बेल्ट है। अच्छा, बेल्ट की लंबाई को हमने कितना मान लिया, L। अब बेल्ट जो L लंबाई का है वो किसी एरिया को पार करेगा कितना टाइम पर, T टाइम पर। देखो जब भी कोई चीज लंबी वस्तु, किसी लंबी वस्तु का स्पीड निकालना होना, जैसे ट्रेन का स्पीड निकालना हो, तो इसके लिए टेक्निक है कि ट्रेन को आप मान लो ये मेरा ट्रेन है और मान लो कि ये किसी खंभे को पार कर रहा है, किसी खंभे से होकर के पार कर रहा है। तो ट्रेन जो पार करेगा वो किसी खंभे को पार करेगा, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। और पता चल जाए कि वो कितना समय में पार किया, तो उस लंबाई में अगर हम टाइम से भाग दे देंगे तो ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा। 11th क्लास में पढ़ाया था क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग, वहीं से यहां पर कंसेप्ट इन कराया गया है थोड़ा सा। तो याद रखें, ट्रेन का स्पीड, बेल्ट का स्पीड, इस तरह के लंबी वस्तु का स्पीड निकालना हो ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है v बराबर L बाय टी। इसके लिए फार्मूला होता है v बराबर L बाय टी। अच्छा, v कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकंड, तो v का मान यहां पर रख देंगे कितना, 30 और L और बटा t। तो यहां से हम L निकाल सकते हैं, तो L कितना निकल गया, 30t। चलिए L निकाल करके आप रख ले रहो। चौड़ाई आपने निकाल लिया है कितना, 0.5 मीटर। लंबाई आपने निकाल दिया है 10t। कह रहा है बेल्ट 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो बेल्ट के लिए हम लंबाई लिख सकते हैं 30t, ठीक है ना। अगर बेल्ट 40 मीटर पर सेकेंड से चलता तो बेल्ट की लंबाई लिखते 40t। 50 मीटर पर सेकेंड से चलता तो 50t, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि इफ दिस बेल्ट इज डिपॉजिटिंग चार्ज ऑन ए स्फीयर, यानी बेल्टवा जो है ना वो किसी स्फीयर पर चार्ज डाल रहा है। कैसे डाल रहा होगा, जब एक पर चार्ज होगा तभी ना दूसरा पर चार्ज डालेगा, अपने खुद चार्ज नहीं दूसरा पर कैसे चार्ज डाल देगा। यानी इस बेल्ट पर क्या है, चार्ज है, बेल्ट पर चार्ज है। अब ये जो चार्ज है वो किसी स्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, डाल रहा है। ये मान लो कि स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, चार्ज डाल रहा है। देखो चार्ज कैसे डालेगा, तो बेल्ट होगा कुछ अलग का, बेल्ट होगा कुछ अलग का, और यहां पर ये जाकर के इससे टच करेगा, ये स्फीयर इसके चार्ज को खींच लेगा। यानी ये जो बेल्ट है वो इस स्फीयर पर चार्ज डाल रहा है। तो कितना चार्ज डाल सकता है, जितना इस पर चार्ज होगा उतना ही स्फीयर पर चार्ज डाल सकता है। इसमें अगर 10 कूलम चार्ज है तो स्फीयर पर भी 10 कूलम ही चार्ज डालेगा, 20 कूलम चार्ज है तो 20 कूलम ही चार्ज डालेगा। यानी जो बेल्ट है वो स्फीयर पर क्या कर रहा है, चार्ज डाल रहा है। अगर हम चित्र को थोड़ा और साफ सुथरा बनाएं तो लंबाई तो आपने लिख लिया, लंबाई हो गया 30t, चौड़ाई हो गया 0.5। अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियर फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहां पर परेशानी केवल ये होगा कि ऐसा 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ाया, इसलिए इस पर ज्यादा बात करने में हमको अच्छा भी नहीं लगेगा। आप लोग रिवाइजन करना जरूर। देखो, तो बेल्ट हमने लिया,
ये बेल्ट होगा। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का ये उपाय है, पढ़ते जाओ और रगड़ते जाओ। ये बेल्ट है, हमको तो मजा आता है न्यूमेरिकल बनाने में। लेकिन अब आपके लिए देखिए, इस पर चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, चार्ज होगा, इस पर चार्ज है। लंबाई इसका आपने कितना निकाला, 30t, लंबाई हो गया 30t, और चौड़ाई हो गया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अच्छा, ये जो बेल्टवा है वो किसी स्फीयर पर चार्ज डाल रहा है। तो लो मान लो कि मैंने स्फीयर बना दिया, इसके स्फीयर पर क्या कर रहा है, चार्ज डाल रहा है। कितना स्पीड से चार्ज डाल रहा है, तो चार्ज जो डाल रहा है उस चार्ज के लिए इंफॉर्मेशन है कि एट अ रेट ऑफ 10 टू द पावर -50 एम्पियर, यानी इस पर जो चार्ज डाल रहा है 10 के पावर -5 एम्पियर डाल रहा है। क्या बता है भाई, तो देखो 10 के पावर -5 एम्पियर का मतलब समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो बेल्ट है वो इतना रेट से चार्ज डाल रहा है, मतलब एम्पियर को अगर हम हटाएं तो इसके बदले में लिख सकते हैं कूलम्ब बटा सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 के पावर -5 कूलम्ब चार्ज डाल रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 10 के पावर -5 कूलम्ब चार्ज डाल रहा है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 10 के पावर -5 एम्पियर दिया है, यानी एम्पियर करंट का सूत्र है, करंट का मात्रक है। तो आप करंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर Q/T, जानते हो ना। तो I का मान यहां पुट कर दो 10 के पावर -5, और Q छोड़ दो, Q पता नहीं, टाइम पता नहीं, तो Q बराबर भी निकल गया आपके पास 10 के पावर -5t, यानी चार्ज इस बेल्ट पर कितना होगा, तो इस बेल्ट पर जो चार्ज होगा वो 10 के पावर -5t, इतना ही चार्ज इस बेल्ट पर होगा। ठीक है ना। अब प्रश्न में आइए, तो कह रहा है कि देन कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा बराबर Q बटा में A, Q बटा में A। Q कितना रख दें, तो चार्ज तो हमारे पास निकल कर आ गया 10 के पावर -5t, तो यहां पर लिख देंगे 10 के पावर -5t ऊपर एरिया। तो एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितना है 30t, चौड़ाई कितना है, वाइड कितना है, तो वाइड है 0.5, 0.5, t से t कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर बचा 10 के पावर -5 और नीचे बच गया 30 गुने 0.5, 30 गुने 0.5, यानी देखो 30 और 0.5 का मतलब होता है आधा। 30 में 0.5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 15, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व करने के बाद क्या लिख सकते हैं, 1/15 और गुने 10 के पावर -5। अच्छा, 1 में 10 अब देखो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये सारा चीज मिटा रहा हूं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना रहे, सिग्मा निकाल रहे हैं हम लोग। तो सिग्मा बराबर हमारे पास आ गया 1/15, यानी 1 छोटा नीचे 15 है, तो क्या करें 2 जीरो इसमें बढ़ा दें, 2 जीरो इसमें बढ़ाएंगे तो 2 पावर इसमें घटाना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 100, 100/15, 2 पावर आओ घट गया, 100/15 2 पावर आओ घट गया, तो 10 के पावर -8। अच्छा, 100 में 15 से डिवाइड करोगे तो 100 में 15 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडिंग 15, 6.66, यानी सिग्मा का मान हो जाएगा 6.66 गुने 10 के पावर -7। अब मात्रक हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रक तो ऑलरेडी बताएं, तो क्वेश्चन हमारा बन गया। चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 सवाल अभी तक हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे, 2-3 सवाल और भी आए थे जो कि सिलेबस से नहीं था, अभी वहां तक हम लोग टच नहीं किए हैं।
बच्चों के यही समझ में नहीं आता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल है, तो भेज दे रहे हैं। यही सब तो पहचानना है एग्जाम में, यही पहचानना है कि आपको कौन से चैप्टर से सवाल और कौन से कॉन्सेप्ट से सवाल आपका पूछा गया है। वरना पूछेगा किसी और कॉन्सेप्ट से और बना डालोगे कोई और कॉन्सेप्ट से और मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर आओगे दांत निपोड़ते हुए कि हम सही बना लेगी, यहाँ लाज जूता मिलेगा। इसलिए कह रहा ना, पढ़ो मन से पढ़ो, पढ़ो तो मन से पढ़ो ना, पढ़ाई छोड़ो, काम धंधा सीखो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कॉपर। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कॉपर पार्टिकल, कॉपर पार्टिकल ऑफ मास 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम if 0.1% of the electrons are removed from it। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। पहले नंबर तो आपको इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लो, चार्ज की मात्रा बताना है कॉपर पार्टिकल के ऊपर। यदि मास कितना है कॉपर का 300 मिलीग्राम है और इसमें से 0.1% इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो पहले नंबर तो हमें पता करना पड़ेगा कि 30 मिलीग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 1% इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 30 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गिन ले और उसका 0.1% इलेक्ट्रॉन हटा दे तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार्ज का कारण बन जाएगा। तो पहले नंबर कैलकुलेट करते हैं, 300 मिलीग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, पहले नंबर ऑफ मोल से निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल से निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल से निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर होता है टोटल मास इन ग्राम, लेकिन है मिलीग्राम में। तो टोटल मास दिया है 300 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10 के पावर -3, अब बटा कॉपर का एटॉमिक मास। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 अप्रोक्सीमेटली 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। तो नंबर ऑफ मोल से निकलेंगे 300 गुने कुल द्रव्यमान है 300 मिलीग्राम, तो कुल द्रव्यमान में हम एटॉमिक मास से भाग देते हैं, मोलों की संख्या मिलती है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स गुने एवोगाड्रो नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में यानी 300 गुने 10 के पावर -3 बटा 63.5 में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 से, तो एटम का नंबर मिल जाएगा। कितने एटम्स होंगे? अच्छा, एक एटम में
कॉपर के एक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 होती है, क्योंकि कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे कितना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको कॉपर के एटॉमिक नंबर से गुना करना पड़ेगा इस पूरे नंबर में। तो 300 गुने 10 के पावर -3 बटा 63.5 और गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 गुने कॉपर का परमाणु संख्या 29, जितनी परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 29 से हम क्या कर देंगे गुना। यहां से निकल जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना में, 300 मिलीग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 300 मिलीग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। इस तरह का न्यूमेरिकल से जब आते हैं तो आपसे मेहनत भी करवाते हैं, गुना भाग भी करवाते हैं। देखो देखिए अब इस तरह का नंबर आ जाए तो क्या करें, नंबर पार्ट को एक तरफ कर ले, पावर वाला कैलकुलेशन अलग कर लें। 10 के पावर -3 10 के पावर 23 यानी 10 के पावर 20। अब यहां पर हमारे पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शॉर्ट में एन लिख दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे 300 बटा में 63.5 गुने 6.022 गुने 29 और गुने 10 के पावर 20, 10 के पावर 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर गुना करना पड़ेगा। तेजी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं समय बचाने के लिए। 300 में गुना करेंगे 6.022 से, फिर गुना करेंगे 29 से, बराबर इतना आएगा, और इसमें डिवाइड कर देंगे 63.5 से, तो हो जाएगा 825.06। ये हो गया 825.06, 825.06 गुने 10 के पावर 20। अच्छा होगा कि वैज्ञानिक विधि में बदल दे, दशमलव को यहां रख दें, तो 8.25 और गुने 10 के पावर, दशमलव 2 अंक इधर जंप किया तो 10 के पावर 1 2 और बढ़ेगा यानी 10 के पावर 22। बाएं शिफ्ट करने पर पावर बढ़ता है, दाएं पर घटता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए कितने, 8.25 गुने 10 के पावर 22। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले इन कितना ग्राम, इन 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर। इतना मिलीग्राम में 300 मिलीग्राम कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8.25 क्रॉस 10 टू द पावर 22। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, उसका मात्र 1% इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 1%, इसका 1% कितना हो जाएगा, तो इसका 1% आपको जो होगा, आप लोग अगर इसे उतार नहीं रहे हो तो एक बार बढ़िया से वीडियो देख लेना, समझ लेना, और फिर उसे बढ़िया से बनाना अपने से, और ना बने तो फिर वीडियो देख लेना, इससे हमारा व्यूअर भी बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं, देखो व्यूअर्स के लिए हम नहीं पढ़ा रहे, इसमें मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को या बच्चों के साथ मैं 24 आवर्स जुड़ा रहूं, है ना। क्लासेस में समय कम होने के कारण हम पूरे न्यूमेरिकल्स को या पूरे कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ जिक्र नहीं कर पाते हैं ना, तो हमने ये टेक्नोलॉजी का एक सहारा ले लिया, और कोई इसके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मेरा यूट्यूब पर व्यूअर जाएगा, सब्सक्राइब होंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यूट्यूब स्टार बनेंगे, इसका बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं है। आप स्टार बनो, आप बढ़िया करो, ये हमारी ख्वाब जरूर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना। अच्छा, ये 1% आपका
1% ऑफ इट, इसका कितना इज रिमूव्ड, आर रिमूव्ड। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गए, रिमूव हो गए 1%। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, तो 1% 8.25 गुने 10 के पावर 22 का 1% यानी 1/100। तो कोई बंदा बता देगा 8.25 गुने 10 के पावर 20, फिर से आ गया, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं वही चार्ज का कारण बनेगा, यही आपको n मिल गया। अब चार्ज बराबर आप फार्मूला जानते हैं Ne। n क्या होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है या जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसकी संख्या, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन निकला था ना, तो इसकी संख्या हम रख देंगे। कितना रखेंगे, n का मान 8.25 गुने 10 के पावर 20 में, अब E से गुना करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुना कर दो बंधु, 1.6 गुने 10 के पावर -19। 8.25 गुने 1.6 गुने 10 के पावर 20 और 19, एक हो गया यानी 10 हो गया। तो यहां पर देखो 16। अब इसको गुना कर दो फटाफट, फटाफट गुना करो। 8.25 गुने 1.6 गुने 10, 132 कूलम चार्ज आएगा, 132 कूलम दिस इज आंसर। यही आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से और भी कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना समस्या भेज सकते हैं, मैं यथासंभव उसे सॉल्व करके भेज दूंगा। और अगर किसी प्रकार के वीडियो में कोई समस्या हो या ना समझ में आओ तो क्लास में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।